चलिए शहर पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा। आपको हम बता दें कि सेना ने आतंकियों के जिन अड्डों को मिट्टी में मिलाया, वो तस्वीरें ही हमने दुनिया को दिखाई है, जिससे कि साफ हो गया है कि दुश्मन पर हमारी नजर केवल जमीन से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी दुश्मन की नापाक हरकतों पर रही है। जी हाँ, इसरो के ऐसे 10 सैटेलाइट हैं जो 24 घंटे अंतरिक्ष के मंडल में रहे हैं। इस सैटेलाइट न केवल देश के विकास की यात्रा आसान बन रही है, बल्कि ये सैटेलाइट हमारी सेना के भी बड़े कदम काम आ रहे हैं। कैसे है, चलिए देखते हैं। 4, 3, 2, 1, L40 stations are ignited. देश की सुरक्षा के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अहम योगदान दे रहा है। देश की सुरक्षा आज न सिर्फ सैनिकों और हथियारों पर निर्भर है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का भी अहम योगदान है। समंदर से पाकिस्तान के अंदर तक दुश्मन की हर चाल पर इसरो की 10 आंखों की नजर बनी हुई है। मतलब इसरो के 10 उपग्रह 24 घंटे निगरानी करते हुए भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट तस्वीरों ने सबूत भी दिए हैं कि किस तरह पाकिस्तान पर भारत का कहर बरपा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रविवार 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसरो प्रमुख वी नारायण ने इस बात पर जोर दिया कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उपग्रहों की सेवा की अहम भूमिका रही है। You know, we are having our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area, we have to monitor. And entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. दरअसल भारत ने 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस बड़ी कामयाबी को याद रखने के मकसद से ही ये दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता रहा है। इम्फाल के सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस मौके पर आयोजित दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ ने सैटेलाइट की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने उपग्रह प्रौद्योगिकी को क्रांतिकारी कदम करार देते हुए बताया कि ये न सिर्फ सीमा की सुरक्षा में मददगार है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री खतरों और दूसरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी उपग्रहों के बिना देश की सुरक्षा मुश्किल है। भारत के पास 10 उपग्रह हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। ये दिन रात यानी 24 घंटे काम करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी का जिम्मा संभालते हैं। मसलन सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हुए सीमा की सुरक्षा करना, समुद्री निगरानी रखते हुए समंदर के रास्ते होने वाले अवैध प्रवेश या तस्करी को रोकना संभव हो पाता है। आपदा प्रबंधन में भी इससे बहुत मदद मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में इससे सहायता मिलती है। उपग्रहों की मदद से सरकार और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे का समय पर पता लगा सकती हैं, जिससे त्वरित गति से कार्रवाई की जा सकती है। ये तकनीक हमें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। इसरो प्रमुख ने उपग्रह और ड्रोन प्रौद्योगिकी को एक दूसरे का पूरक करार दिया। उपग्रह जहां बड़े बड़े क्षेत्रों की निगरानी करते हैं, वहीं ड्रोन छोटे और दुर्गम क्षेत्रों में सटीक जानकारी मुहैया कराते हैं। पहाड़ी या जंगली इलाकों में जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां ड्रोन उपयोगी साबित होते हैं। उपग्रह और ड्रोन मिलकर ऐसी सूचनाएं देते हैं जो त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी है। ये संयोजन भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, बल्कि एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर भी ले जा रहा है। यही वजह है कि इसरो चीफ ने इन तकनीकों के और विस्तार पर जोर दिया है, ताकि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दुनिया के नए पोप लियो ने खुद खुलासा किया है कि उन्होंने अपना पोप नाम चुनने में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। देखिए, अपने पहले औपचारिक भाषण में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आज की तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चुना गया एक सोचा समझा हुआ फैसला है। Dominum Robertum Franciscum. क्या इस बार एआई ने सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु को उनका नया नाम देने में अहम भूमिका निभाई है? ये सवाल इस वक्त वेटिकन की गलियों में गूंज रहा है और साथ ही इस बात पर भी बहस छिड़ गई है कि क्या तकनीक का असर सदियों पुरानी परंपरा और रिवाजों तक अपना असर दिखा रहा है। दरअसल अपने भाषण में नए पोप लियो 14 ने खुद बताया कि पोप के तौर पर उनके नाम के चयन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अहम भूमिका निभाई है। नए पोप लियो 14 नए दौर में एआई को लेकर खासे मुखर रहे हैं, लेकिन खुद के नाम के चुनाव को लेकर एआई के इस्तेमाल पर उनकी बात अब बहस का सबब बनी हुई है। दरअसल पोप के चुनाव की परंपरा बेहद जटिल है। इसके लिए कार्डिनल्स मिलते हैं, लंबा विचार विमर्श होता है और फिर ईश्वर के प्रतिनिधि का नाम तय होता है। इस बार इसी प्रोसेस से रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया और उसके बाद एआई के जरिए उन्हें लियो नाम मिला। नए पोप की बातों से साफ है कि इस बार वेटिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली सामाजिक चुनौतियों पर बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले पोप लियो 13 ने औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज में आए बदलावों और परेशानियों पर बात की थी और समाज को नई दिशा दिखाई थी। और अब नए पोप का इरादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा हुए चैलेंजेस से उठे सवालों से टकराने का है। इसी साल शुरुआत में वेटिकन ने गलत सूचना के प्रसार पर एआई के असर को लेकर एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसके माध्यम से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से आगाह कराया गया। यही नहीं, खुद नए पोप एआई के गलत इस्तेमाल का शिकार हो चुके हैं। 2023 में उनकी एआई जेनरेटेड इमेज सामने आई थी, जिसमें वो सफेद जैकेट पहने दिखाई दिए, जिसके बाद खूब हंगामा मचा था। जबकि अब खुद नए पोप को एआई से उनका नाम मिला है। ऐसे में वो एआई की वजह से मानवता पर आए खतरे को टालने का इरादा जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी विदेशी दौरों पर जाते हैं, हाईटेक एयरफोर्स 1 विमान उनका सारथी होता है। लेकिन अब खबर है कि एयरफोर्स 1 की जगह लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट विमान उनके सफर का नया साथी बनने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कतर यात्रा के दौरान बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट के तौर पर मिलने वाला है। कतर का शाही परिवार $40 करोड़ के इस लग्जरी एयरक्राफ्ट तो भेंट करेगा ही, हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इंटीरियर ऐसा कि जो देखे वो सिर्फ देखता रह जाए। मास्टर बेडरूम के साथ बड़ा कॉन्फ्रेंस एरिया, कई आरामदायक लाउंज और शानदार सिटिंग एरिया। न तो ये कोई 5 स्टार होटल है और न ही किसी रईस शहजादे का महल। ये है दुनिया का सबसे लग्जरी प्राइवेट जेट बोइंग 747-8 जंबो, जिसे दुनिया द फ्लाइंग पैलेस के नाम से जानती है। लेकिन अब ये फ्लाइंग पैलेस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सवारी भी हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कतर का शाही परिवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये लग्जरी विमान गिफ्ट करने वाला है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कतर यात्रा के दौरान इस तोहफे को स्वीकार कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लग्जरी एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स 1 के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान होता है। ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल के आखिर में इस विमान को ट्रंप प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी फाउंडेशन को दान कर दिया जाएगा।
हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान ना तो व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया है और न ही कतर के शाही परिवार की ओर से इस पर कोई बयान दिया गया है। अलबत्ता इस सप्ताह के अंत में ट्रंप की कतर यात्रा के दौरान उन्हें ये तोहफा मिल सकता है, जिसकी कीमत तकरीबन $40 करोड़ है और ये अमेरिकी सरकार को मिलने वाला सबसे महंगा तोहफा होगा, जिसमें एक विशाल मास्टर बेडरूम के साथ 6 से 7 लोगों के लिए एक कॉन्फ्रेंस एरिया भी मौजूद है। इसमें 2 फ्लोर हैं और अंदर से दूसरी मंजिल पर जाने की सीढ़ियां हैं। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को शुरुआत में अमेरिकी एयरफोर्स को सौंपा जाएगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी और सुविधाओं के हिसाब से इस विमान में तब्दीलियां करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप फरवरी में इस आलीशान और लग्जरी जंबो जेट का दौरा कर चुके हैं। उस समय ये फ्लाइंग पैलेस वेस्ट पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्क था, लेकिन अब बहुत जल्द ही ये फ्लाइंग पैलेस अमेरिकी राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब क्रिकेट जगत से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कई लोगों को सुनकर शायद अच्छा ना लगे, लेकिन कई लोग इसकी मांग भी कर रहे थे। इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा के बाद उनके रिटायरमेंट की खबर हैरान कर रही है। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने आज एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने 14 साल लंबे टेस्ट करियर का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जानकारी उन्होंने पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दे दी है। हालांकि बीसीसीआई ने आगामी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का सुझाव दिया था। इस बीच देखिए, ये पोस्ट आपने देखा, सुबह से यही इंस्टाग्राम पर चल रहा है। खुशी, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आप क्रिकेट कवर कर रही हैं, देख रही हैं, कि एक टाइम ऐसा आया था जब हम देख रहे थे रन मशीन रहे हैं कोहली, और हम ये भी मानते हैं कि अगर ये मैदान में है तो भाई जीतना तय है, हम ये भी मानते हैं। लेकिन एक दौर वो भी आया जब लोग आवाज उठाने लगे और कहने लगे कि भाई 1-2 रन ही बनाने हैं तो मैदान में क्यों निकल जाओ। कुछ आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में बीता कुछ वक्त आया था ऐसा विराट का, पिछले 4 साल अगर आप उठा के देखें तो उस तरीके से रन्स नहीं आए हैं। लेकिन शायद अभी भी फैंस यही कहेंगे कि आपने थोड़ी जल्दी कर दी, मतलब आप 2-3 साल और क्रिकेट को दे सकते थे और वहां पर आप क्रिकेट खेल सकते थे। लेकिन विराट का ये डिसीजन है, आप देखिए 26 साल की उम्र में डिसीजन, प्रायोरिटीज आपकी अलग होती है। जब आप इस उम्र में आते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज अलग होती है। लेकिन यहाँ खुशी, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि इस एज में ये फैसला लेना, या फिर प्रायोरिटीज जो आप प्रायोरिटीज? क्योंकि फिटनेस का इशू कभी भी विराट के साथ नहीं रहा है, वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट हमारे इंडिया के। लेकिन अगर हम बात करें प्रायोरिटी की, तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि फैमिली उनकी प्रायोरिटी रही है और क्रिकेट अब उस तरीके से उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो ठीक है, वो इस उम्र में चाहते हैं कि वो अपनी परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, और अब आपको ओडीआई खेलते नजर आएंगे, T20 लीग्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो ठीक है, देखिए एक फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इनको कहेंगे। और एंड ऑफ विराट टेस्ट एरा, ये बोल्ड लेटर्स में, ये कैपिटल लेटर्स में, हर जगह पर आप हेडलाइन को पढ़ सकते हैं। लेकिन टेस्ट से आज संन्यास लेते हुए एक इमोशनल पोस्ट सामने आया है। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने खुद लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने बैगी ब्लू जर्सी 14 साल पहले पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फॉर्मेट मुझे इस तरह से आगे लेकर जाएगा। इससे मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दी, ऐसा सबक सिखाए जो जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, एक खास अनुभव था, निजी अनुभव रहा। परिश्रम, लंबे दिन और छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता, ये सब मेरे साथ हमेशा यूं ही रहेंगे। विराट के टेस्ट से संन्यास लेने की खबर पर उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने लिखा, रिकॉर्ड और माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे वो आंसू याद आएंगे जो संघर्ष के दिनों में किसी ने नहीं देखे। अपने खेल के इस पड़ाव पर, आपने खेल के इस प्रारूप को अटूट प्यार दिया है। मुझे पता है कि इन सब ने आपसे कितना कुछ छीन लिया है। हर टेस्ट सीरीज के बाद आप थोड़े समझदार और विनम्र होकर लौटे।
ये बात अनुष्का ने कही। जाहिर सी बात है, देखिए बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग इन दोनों की हमेशा हमने देखी है। कई बार तो अनुष्का को ट्रोल कर दिया है लोगों ने, जो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। आप देखिए कोई भी क्रिकेटर मैदान में जाता है ना, तो फैंस तो यही कहते हैं कि आज भी आप सेंचुरी लगाओ, लेकिन परिवार देखता है उसके पीछे कितना संघर्ष है। उनकी वाइफ ने देखा होगा वो हार्ड टाइम्स जो विराट ने उनके साथ शेयर किए होंगे, जो शायद हम में से किसी को नहीं पता। हम ये कहेंगे कि आप फिर से आए, फिर से रन बनाएं, इंग्लैंड की जो सीरीज आ रही है उसे जिताएं, लेकिन आप ये देखिए कि वो प्लेयर किन चीजों से गुजर रहा था और शायद अब उन्होंने सोचा कि अब मेरा वक्त हो गया है। तो कोहली का ये संन्यास का जो फैसला है वो ऐसे समय में आया जब सेलेक्टर्स कुछ ही दिनों में इंग्लैंड में अगले महीने होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम को चुनने वाले थे। कोहली ने पिछले साल ही T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। उसके बाद कोहली ने क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया। अब टेस्ट में संन्यास के बाद कोहली केवल वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। तो फैंस का क्या कहना है, कैसे उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो कोहली के टेस्ट संन्यास को लेकर ट्विटर पर लगातार फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं। अलग अलग तरह के फैंस हैं जो कोहली के संन्यास को लेकर अपनी अपनी बात लिख रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो एक ही सप्ताह में 2 दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास ने भारतीय क्रिकेट समर्थकों को झकझोर कर रख दिया है। तो किसी ने विराट कोहली को भारत का महान टेस्ट कैप्टन करार दिया, किसी ने कोहली के संन्यास को एक दौर का खत्म होना करार दिया, तो किसी ने कहा कि वो विराट के रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि उनके अंदर का फायर, ईमानदारी को सराहते हैं। नो शॉर्टकट, नो मास्क, एक इंसान जिसने सब कुछ दिया। कोहली के कुछ फैंस तो आज की इंडियन टीम के बेखौफ अंदाज के लिए विराट कोहली को ही क्रेडिट देते हैं। और किसी ने ये भी कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में विरोधी टीम हमेशा विराट कोहली के नाम को याद रखेगी। देखिए विराट कोहली ने क्या कहा वो आपने सुना, उनके फैंस ने क्या कहा वो भी आपने सुना, लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कोच की बात कि वो क्या सोच रहे हैं जिन्होंने उनको ट्रेन किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आइए सुनते हैं। देखिए सेम यही कंडीशन एज ए इंडियन मेरी भी है कि बहुत प्राउड हूँ मैं उसके अचीवमेंट्स का। जितनी जो अचीवमेंट्स उसने किए हैं बचपन से उसको आज तक इस मुकाम पर पहुंचते हुए देखना एक बहुत ही मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। बट ये उसका ऐसा डिसीजन है जिससे सभी देशवासी थोड़े मैं कहूँगा इमोशनल हैं कि उन्हें वो और खेल सकते थे। तो यही उस प्लेयर की ग्रेटनेस मैं कहूँगा कि उसने उस मुकाम पर छोड़ा है जबकि सब लोग बोलते हैं कि आप और खेल सकते थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल सेट किया विराट ने। सर आपसे कोई बातचीत हुई थी ऑन अ पर्सनल नोट? मैसेज पूछना चाहूँगा कि बहुत बड़ा डिसीजन था, आपसे कुछ बात हुई थी कभी किसी वक्त पे इस बारे में? नहीं, डेफिनेटली हम लोग आपस में बात तो करते ही हैं और लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं उसके डिसीज़न को, मैं पूरी तरह से बैक करता हूं उसके डिसीज़न को, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो 100% अपना हमेशा उसने देश के लिए दिया है, देश की टीम के लिए दिया है, देश की टीम को हमेशा नंबर 1 रखा है उसने और यही चाहा जब वो कप्तान था तब भी कि इंडिया की टीम नंबर 1 रहे और अभी उसने फैसला किया है तो मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ उसके फैसले को। देखिए रिएक्शंस, फीडबैक्स बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं, क्रिकेटर्स भी इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि हो सकता है कि ये जो बडिंग टैलेंट है, अभी जो टैलेंट है इसमें से भी आपको नया विराट कोहली देखने के लिए मिल जाए, तो उनके इस फैसले को आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब विराट कोहली के संन्यास की गूंज देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग दे रहे सैन्य अधिकारियों के संबोधन में भी सुनाई दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भी विराट कोहली की क्रिकेट पारी को लेकर अपने जज्बात बयां किए, साथ ही कोहली को अपना फेवरेट क्रिकेटर भी बताया है उन्होंने। मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं।
तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल करने के लिए हैदराबाद में 100 से ज्यादा देशों की प्रतिभागी पहुंची हुई हैं। 10 मई को प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ, जिसका फिनाले 31 मई को होगा। उद्घाटन के खास मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मिस वर्ल्ड संगठन अध्यक्ष और सीईओ जूलिया मार्ले के अलावा 2024 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना भी मौजूद रही। आपको बता दें कि भारत लगातार दूसरी बार मिस वर्ल्ड इवेंट की मेजबानी कर रहा है। तो चलिए इस ब्यूटी पैजेंट के शानदार आगाज की झलकियां आपको दिखाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी दिखाते हैं कि हर एक प्रतियोगिता के लिए हैदराबाद के एक परिवार ने परंपरा और संस्कृति से जुड़ते हुए क्या खास और यूनिक तोहफा तैयार किया है। इस साल 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट का आगाज हैदराबाद में हो गया है। 10 मई की शाम इस प्रतियोगिता की रंगारंग और भव्य शुरुआत हुई। गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और दूसरे मेहमानों की मौजूदगी में समारोह का उद्घाटन हुआ। मिस वर्ल्ड पेजेंट में 110 देशों की कंटेस्टेंट ने इस बार पार्टिसिपेट किया हुआ है। भारत की ओर से राजस्थान के कोटा की नंदिनी गुप्ता देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नंदिनी गुप्ता ने तिरंगे के साथ मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया, जिनके बाद 100 से ज्यादा देशों की प्रतिभागी अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मंच पर आईं। सभी के बेहद खास कॉस्ट्यूम्स पूरे इवेंट का सबसे आकर्षक पहलू रहे। हर प्रतियोगी का लिबास, रंग और डिजाइन उनके देश की संस्कृति की कहानी मानो बयां कर रहा था। इन पोशाकों में हाथ से की गई कढ़ाई, मनके का काम और ट्रेडिशनल प्रिंट शामिल थे, जिन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कुल मिलाकर जहां इस बार की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में वैश्विक मंच पर भारत की अनोखी संस्कृति और कला की छटा नजर आई, तो वहीं ये ब्यूटी पेजेंट बाकी देशों की अलग अलग संस्कृतियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का भी एक खास मौका है, जिसकी रौनक इन दिनों हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में बिखरी हुई है। इसी दौरान ब्यूटी पेजेंट की इन प्रतिभागियों के हाथों की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम किया है हैदराबाद के इस परिवार ने। यहाँ के लाड बाजार में चूड़ियां बनाने वाली एक फैमिली ने ब्यूटी पेजेंट की कंटेस्टेंट्स के लिए हैंडमेड चूड़ियां बनाई, जिसमें हैदराबाद और हर देश की संस्कृति की झलक नजर आ रही है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये चूड़ियां कुछ खास हैं। हर चूड़ी पर कंटेस्टेंट की फोटो और उसके देश का फ्लैग है, जिसको लाख की इन चूड़ियों पर उकेरना एक बड़ी चुनौती रहा। बनाना हम लोगों को चैलेंज की बात ये थी कि 110 जो कंट्रीज है उन लोग के सबके अलग अलग कलर्स हम लोग को सेलेक्ट करना था। उनके जो फ्लैग के कलर्स है, जो कंट्री से जो बिलोंग्स करते उनके कलर्स, फिर हमारे इंडिया के कलर्स, उसका कॉम्बिनेशन देना था इनके फ़ोटो के बॉर्डर के ऊपर। तो ये बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए हम लोग, और टाइम भी करीब था, 13 मई को चार मीनार के पास हेरिटेज वॉक है, तो इसके लिए उससे पहले हमें काम कंप्लीट करना था। तो हमने 12 से 15 घंटे काम करके, कोशिश करके, और एट लास्ट वी गॉट सक्सीड, हमें सक्सेस मिल गया इसके पीछे। दरअसल हैदराबाद में लाख की चूड़ियां एक मुख्य हैंडीक्राफ्ट रहा है, जिस पर करीब 100 साल से ये परिवार पुश्तैनी तौर पर काम कर रहा है। फिलहाल इस परिवार की चौथी पीढ़ी ने मिस वर्ल्ड पेजेंट के लिए
चूड़ियों का ये खास तोहफा तैयार किया है। उसमें जो कंटेस्टेंट की फ़ोटो रहेगी, फ़ोटो के साथ उनकी फ्लैग रहेगा, उनके जो कंट्री का फ्लैग रहेगा, उसकी एक पहचान उनको नज़र आएगी। साथ में उसके बैंगल के अंदर ये भी है कि इंडिया की तरफ से ये जा रहा है, तो उसकी भी एक पहचान उनको दिखेंगी। तो दोनों झलक उनको देखने को मिलेंगे कि वो उनके कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये हम भी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल तो जहां हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड पेजेंट में अलग अलग देशों की सुंदरियां ब्यूटी, इंटेलिजेंस और ओवरऑल पर्सनालिटी को शोकेस कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं इन कंटेस्टेंट्स के लिए बनाई लाख की ये रंग बिरंगी हैंडमेड चूड़ियां भी अपने यूनिक डिजाइन के साथ चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल मदर्स डे पर मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से आई एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आपसे साझा हम कर रहे हैं, जहां जंगल में पेड़ की छांव में चल रही चीते की 2 शावकों की क्लास, और ये दोनों शावक अपनी मां से शिकार करना सीख रहे हैं। ये बच्चे मादा चीता वीरा के हैं, जिन्हें उनकी मां वीरा खतरे भांपना भी सिखा रही है। शावक अपनी मां के साथ उछल कूद कर रहे हैं। 4 फरवरी को जन्मे ये दोनों शावक अपनी मां के साथ न सिर्फ खेल रहे हैं, बल्कि खतरों से बचना भी सीख रहे हैं। तो मां आखिर मां होती है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं 4 धाम यात्रा पर, जहां बारिश और बदलते मौसम के बीच भी भक्तों का उत्साह देखने लायक है। जी हां, पिछले 12 दिनों से 5.5 लाख से ज्यादा यात्री 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में हर दिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गुड न्यूज ये है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 27 लाख पार हो चुका है। झमाझम बारिश की फुहारों के बीच उमड़ रही तीर्थयात्रियों की भीड़ 4 धाम यात्रा के प्रति उनके उत्साह को बयां कर रही है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बावजूद तीर्थयात्रियों का आना जारी है। अब से संख्या लगातार बढ़ने ही वाली है। इसकी एक वजह उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार माना गया है। आज से उत्तराखंड में मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है, और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा उत्तराखंड में मौसम, सब बताएंगे आपको। लेकर उससे पहले आपको ये बताते हैं कि अब तक चारों धाम में कहां कितने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में कई मुश्किलें हैं, लेकिन उन सभी पर आस्था भारी है। यात्रा शुरू होने के 12 दिनों के भीतर ही 5.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम के दर्शन पूजन कर चुके हैं। भक्तों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 धाम का पल पल बदलता मौसम भी उनके हौसले को डिगा नहीं पा रहा। तेज धूप और बारिश में भी तीर्थयात्री कतार में लगकर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्साह बाबा केदार के धाम पर देखा जा रहा है। यहाँ कपाट खुलने के 10 दिनों में ही 2,26,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुँच चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो रविवार शाम तक 5.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने 4 धाम की यात्रा की। 11 मई को गंगोत्री धाम में 9,866 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 10,773 भक्तों ने हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ धाम में 13,971 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में 20,424 भक्तों ने दर्शन पूजन किया। तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन का समय भी बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और यादगार हो सके, इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। यात्रा की लगातार निगरानी की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा का हर दिन अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 4 धाम यात्रा जोर शोर से चल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, और बड़ी बात यह है कि इस बार तीर्थयात्रियों की सेहत और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इस बार यात्रा की थीम है फिटनेस इंडिया के नाम पर दी गई है। रेस्टोरेंट्स, होटल और ढाबे में कम तेल, मसाले, घी के खाने को लेकर दिया जाएगा लोगों को, तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
आस्था के इस सफर में मुश्किलें तमाम होंगी, मौसम की दुश्वारियां होंगी, लेकिन सेहत सही है तो ये मुश्किल डगर भी आसान हो जाएगा, सफर भी आसानी से कट जाएगा और हंसते खेलते चार धाम यात्रा भी पूरी हो जाएगी। सेहत का यही फंडा इस बार चार धाम यात्रा की थीम बन चुका है। इस बार यात्रा की थीम ही फिट इंडिया रखी गई है। फिट इंडिया की तर्ज पर तीर्थ यात्रियों की सेहत का, उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कम तेल, कम मसाला, कम चीनी यानी सेहतमंद सुपाच्य खाने का इंतजाम केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर किए गए हैं। खाने पीने की उचित व्यवस्था से तीर्थ यात्री भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड में तीर्थ यात्रियों के सेहत का विशेष ध्यान रखने के साथ ही चार धाम यात्रा की थीम फिट इंडिया को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थ यात्रियों को अच्छा खाना मिल सके। यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के भोजन में कम तेल, कम चीनी, कम मसाले, घी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है, ताकि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों की सेहत चुस्त दुरुस्त बनी रहे। सरकार की थीम है फिट इंडिया। उसके तहत चार धाम यात्रा मार्ग पे जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और वेंडर्स हैं, सबको ये निर्देशित किया गया है कि वो मिनिमम कम से कम 10% चीनी, नमक, तेल, घी, मसाला का उपयोग करें, कम से कम 10%, जिससे कि बीपी और शुगर इनकी जो बढ़ने की संभावनाएं होती है वो कम रहे और उनकी जो रेगुलर दवाइयां हैं उस दवाई को खाते हुए और स्वस्थ रह सके। खाने पीने के साथ साथ यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को इमरजेंसी के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जाँच केंद्र स्थापित किए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। भारत सरकार के द्वारा बद्रीनाथ धाम, जोशीमठ, इन दोनों जगह पे एक और दो ऑर्थोपेडिक सर्जन, दो फिजिशियन की तैनाती की गई है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी चार धाम यात्रा मार्ग पे नए एमआरपी खोले गए हैं, नए स्क्रीनिंग पॉइंट खोले गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की फैसिलिटीज है और हर जगह हमारी एम्बुलेंस है और विशेष परिस्थिति पे जिन गंभीर मरीज को अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो वो भी अवेलेबल है। सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु सेहतमंद रहें, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, ताकि चार धाम की उनकी यात्रा सुगमता के साथ संपन्न हो। यात्रियों के खुशहाल चेहरे बताने के लिए काफी है कि फिट इंडिया मुहिम की सरकार की ये कोशिश चार धाम यात्रा में रंग लाती दिख रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब खबर चारधाम यात्रा में मौसम के हाल की कर लेते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बारिश के कारण तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई थी। हालांकि श्रद्धालुओं का हौसला डिगा नहीं और बड़े उत्साह के साथ लोग दर्शन के लिए चारों धाम पहुंचते रहे हैं। खुशखबरी ये है कि आज से उत्तराखंड में मौसम साफ हो सकता है, जिससे यात्रा और सुगम हो जाएगी। ये आस्था का सफर है, श्रद्धा की डगर है, जिस पर रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश की फुहारों के बीच उमड़ रही तीर्थ यात्रियों की ये भीड़ चार धाम यात्रा के प्रति उनके चरम उत्साह को बयां कर रही है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बावजूद तीर्थ यात्रियों का आना जारी है। लोगों की भक्ति भावना पर बारिश की बौछारों का कोई असर नहीं पड़ता नजर आया। यमुनोत्री धाम में यात्रा के पैदल मार्ग पर लोगों की कतारें साफ बयां कर रही है कि मौसम के बदले मिजाज से यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं गंगोत्री धाम में यात्री बरसाती पहनकर मां गंगा के दर्शन के लिए लाइन में लगे दिखे। भारी बारिश के कारण भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। गंगोत्री धाम में काफी संख्या में यात्री पहुंचे हुए हैं, जो कि मां गंगा के स्नान एवं दर्शन लाभ ले रहे हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश और तूफानी आंधी के कारण पेड़ गिरने से कुछ देर तक आवाजाही में दिक्कत हुई, लेकिन फायर ब्रिगेड के जवानों ने मुस्तैदी से पेड़ को काटकर ट्रैफिक बहाल कर दिया।
वहीं चारधाम यात्रा पड़ाव में हरबटपुर बस अड्डे पर आंधी और बारिश के कारण तीर्थ यात्रियों के लिए लगाए गए टेंट और रजिस्ट्रेशन सेंटर को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के दल ने तत्काल राहत की व्यवस्था की ताकि चारधाम जा रहे लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। प्रॉब्लम जब हमने प्रशासन को बताया तो उन्होंने तुरंत हमें बताया कि आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर पहुँचे तो भारी तूफान था और हम पहले ही घबराए हुए थे जैसे कि हमारे देश की सिचुएशन है, पर जब हम यहाँ पे आए तो ये शॉकिंग और ज्यादा बड़ा हुआ कि पुलिस हमारे लिए व्यवस्था में पहले से ही जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमें जल्दी जल्दी सेफ जगह पे पहुँचाया। अचानक बदले मौसम के कारण विकास नगर के हरबटपुर में यमुनोत्री मुख्य यात्रा मार्ग पर कई जगह भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात में बाधा आई। साथ ही बिजली के तार टूटने के कारण भी दिक्कत हुई। अच्छी बात यह है कि हर मुश्किल से निपटने और लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए तेजी से जरूरी उपाय किए गए हैं। जो भी पुलिस बल उपलब्ध था यहाँ, उसके अलावा SSB जो उपलब्ध थी, उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित जगह, जो कि बस अड्डे का जो निर्मित भवन है, पक्का भवन है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा करने से किसी भी यात्रियों को कोई प्रकार की हानि नहीं हुई, ना ही कोई चोटिल आदि हुआ। हमारे द्वारा तुरंत उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि लोगों को सलाह दी जा रही है कि मौसम खराब होने पर यात्रा जारी रखने का जोखिम नहीं ले और रास्ते में सुरक्षित जगहों पर रुककर हालत बेहतर होने का इंतजार करें। ये भी कहूँगा मैं, बीच में कई पहाड़ों का कुछ इलाके आते हैं, कभी कभी लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाती है, तो रिस्क ना लीजिएगा। और ड्राइवर फिर बीच में भी चीज़ें मिल जाती है, हो सकता है आपको जर्नी ब्रेक भी करनी पड़ जाए, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है। और फिर माँ यमुना के दर्शन के लिए निकले हैं और बहुत अच्छा यही लग रहा है कि जितने भी तीर्थ यात्री जहाँ से भी आ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं से बहुत प्रसन्न और बहुत संतुष्ट। आज से उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन हाल के दिनों में मौसम के बदले रूप को देखते हुए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही लोगों को खुद भी एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया है ताकि यात्रा में कोई परेशानी न हो। विकास नगर से टीना साहू और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मदुरई में इन दिनों हर तरफ चिथिराई महोत्सव की धूम है। भगवान सुंदेश्वर और माता मीनाक्षी के विवाह के इस उत्सव में लाखों श्रद्धालु यहाँ जुट रहे हैं। देखिए, चिथिराई महोत्सव के भव्य जुलूस में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त हर साल मदुरई पहुंचते हैं। इस त्योहार में आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलता है। मन में आस्था और दिलों में उत्साह के साथ उमड़े लाखों श्रद्धालु तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मदुरई में इन दिनों हर तरफ उल्लास और संस्कृति के रंग बिखरे हैं। चिथिराई महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ मदुरई की सड़कों पर नजर आ रही है। चिथिराई महोत्सव तमिलनाडु के सबसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है। रविवार को भगवान कल्लझगर की स्वर्ण पालकी के शहर में प्रवेश करने के साथ ही मदुरई में चिथिराई उत्सव के विशाल जुलूस का शुभारंभ हो गया। चिथिराई महोत्सव का ये भव्य जुलूस मीनाक्षी टेम्पल में देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के दिव्य विवाह के बाद निकाला जाता है। अलागढ़ पहाड़ियों से वैगई नदी तक निकलने वाली भव्य वार्षिक यात्रा इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। इस जुलूस में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
प्रशासन भी महीनों से इस भव्य जुलूस के आयोजन में जुटा रहता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं को जुलूस में कोई परेशानी न हो। चिथिराई महोत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि ये उत्सव अब मदुरई की पहचान के साथ जुड़ गया है। भक्तों की मान्यता है कि इस दिन भगवान कलझगर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए खुद नगर में निकलते हैं। ये आस्था और परंपरा के अद्भुत संगम का भव्य उत्सव है, जो बरसों से तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी ने क्या खूब कहा है कि हाँ, कल फिर दिन निकलेगा, कल फिर नई सुबह होगी, कल फिर आज होगा और कल के पीछे छूट जाएगा। देखिए, आज फिर आए हैं, कल फिर आएंगे और ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहेगा। जी हाँ, हमारा ये दोस्ताना बरकरार रहे, यही ख्वाहिश है हमारी। बिल्कुल, और आपकी भी यही ख्वाहिश होगी कि रोज मिलते रहे, शाम 5 बजे चाय पीते रहें, और अच्छी खबरें तो सिर्फ हम ही सुनाते हैं। तो कल फिर चाय पर मुलाकात होगी 5 बजे।